दोस्तों इंडियन सिनेमा यूं तो कई लैंग्वेजेस द्वारा कंपोज्ड है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने का ताज बॉलीवुड के सर पर है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पैंडेमिक से पहले 2019 तक बॉलीवुड हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू अर्न करता था। 1000 से ज्यादा मूवीज हर साल प्रोड्यूस करता हुआ बॉलीवुड हमारे देश के न्यूमरस टैलेंट्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इस जाइगेंटिक मार्केट साइज और इनॉर्मस टैलेंट के बावजूद आज कई एक्सपर्ट्स द्वारा बॉलीवुड के डाउनफॉल की ओर इशारा किया जा रहा है। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बॉलीवुड अपनी इस ग्लोरी को तेजी से खो रहा है, जिसके लिए उसे एक समय पे वर्ल्ड वाइड जाना जाता था। इस फॉल के पीछे लॉकडाउन एक प्रमुख कारण तो है ही, लेकिन और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्होंने समय के साथ बॉलीवुड से उसकी ऊंचाइयां छीनी है। दोस्तों, आज के हमारी वीडियो बॉलीवुड के इसी डाउनफॉल पे बेस्ड है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम बॉलीवुड के आज तक के जर्नी को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कैसे बॉलीवुड ने समय के साथ खुद को स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट बनाया था, जो समाज के हर सेक्शन को टच करता था। इसके अलावा हमारा स्पेशल फोकस उन रीजंस पे भी होगा जिसे एक्सपर्ट्स द्वारा बॉलीवुड के डाउनफॉल का कारण बताया गया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, बॉलीवुड की जर्नी 1913 से शुरू हुई, जब इंडियन सिनेमा के फादर दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई। इंडिया, जो तब ब्रिटिशर्स द्वारा कॉलोनाइज था, इंडियन आर्टिस्ट ने इंग्लिश फिल्म्स की सक्सेस देखते हुए अपना वर्जन क्रिएट करना चाहा और इस तरह बॉम्बे और हॉलीवुड से मिलकर बना बॉलीवुड। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से भरे इस दौर में बॉलीवुड ने रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड कई मूवीज देखी। आने वाले सालों में बॉलीवुड फिल्म्स का सोल पर्पस एंटरटेनमेंट था। वर्किंग क्लास को अपनी प्राइमरी ऑडियंस मानते हुए बॉलीवुड ने खुद को ऐसे मूवीज से फिल किया जिसके जॉय, लव, सेलिब्रेशन और फैंटेसी के बीच एक वर्किंग क्लास सिटीजन अपने डे टू डे लाइफ के ट्रबल से एस्केप कर सके। इंडिपेंडेंस के बाद बॉलीवुड ने ऐसे जॉनर पे फोकस किया जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट देश के स्ट्रगल और पेट्रियोटिक फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा इंडियन पास्ट को ग्लोरीफाई करती हुई मूवीज ने भी बॉलीवुड में अपना स्थान बनाया। इस दौर में हिंदी सिनेमा द्वारा मुगले आजम और मदर इंडिया जैसी मूवीज बनाई गईं। दोस्तों, इसके अलावा राज कपूर जैसे क्रिएटर्स ने सोसाइटी के बदलते हुए रूप को भी सिनेमा में उतारने का प्रयास किया। श्री 420 जैसी मूवीज उनमें से एक मानी गई। इस एरा की मूवीज में एक एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट झलकता था, जिन्हें सोशल ऑपरेशन का प्रमुख कारण बताया जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि ये तब के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो को शो करता था, जिसका बेसिक एसेंस सोशलिज्म हुआ करता था। दोस्तों, 60s, 70s और 80s की मूवीज को मेल डोमिनेटेड कहा जा सकता है। इस दौरान ऐसी मूवीज का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ जिन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीड मेल कैरेक्टर के अराउंड बिल्ड किया गया हो। ऐसे मूवीज में जनरली विलेन की दुश्मनी लीड हीरो के फादर या मदर से होती थी, जिसका बदला हीरो द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा मूवीज में अक्सर गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्मगलिंग को विलेन के सेंट्रल ट्रेड की तरह दिखाया जाता था। यहाँ हमें भूलना नहीं चाहिए कि तब के बॉम्बे के एक्चुअल डॉन्स जैसे करीम लाला और हाजी मस्तान भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व हुआ करते थे और कई मूवीज पे इनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। देश जब इमरजेंसी से गुजर रहा था, तब हमारे समाज में स्टूडेंट्स के रोल को रीडिफाइन किया गया। स्टूडेंट्स द्वारा लेड प्रोटेस्ट ने मूवी मेकर्स के सामने भी एक ऐसे सेगमेंट के अनटैप्ड पोटेंशियल को ओपन किया जिसे इंडिपेंडेंस के बाद डीपली टच नहीं किया गया था। नई स्टोरीज और डिफरेंट थीम्स के साथ ये सेगमेंट एक मास व्यूअरशिप कैरी करता था, जिसे फिल्म निर्माताओं ने टैप करने की कोशिशें की। 80s से 2000 तक बॉलीवुड का फोकस जनरली कॉलेज स्टूडेंट पे बना रहा। कॉलेज लाइफ, लव, एकेडमिक्स, एम्प्लॉयमेंट और फ्रेंडशिप जैसी थीम्स बॉलीवुड की फिल्म्स में बढ़ चढ़ कर नजर आने लगी, जिसे स्टूडेंट्स के लार्ज डेमोग्राफिक ग्रुप द्वारा अप्रिशिएट किया गया। जो जीता वही सिकंदर इस सेंट्रल थीम के प्राइम एग्जाम्पल्स में से एक थी। दोस्तों, इन सब के बाद बॉलीवुड ने स्टोरी टेलिंग के एक डिफरेंट अप्रोच को अपनाने की कोशिश की। ये वो समय थे जब LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडियन सोसाइटी खुद को ग्लोबलाइजेशन के लिए तैयार कर रही थी। समाज तब ऐसे दौर में था जब लेटर्स को मोबाइल द्वारा रिप्लेस किया जा रहा था। इंडियन सोसाइटी उस समय कपड़ों से लेकर स्नैक्स तक और लैंग्वेज से लेकर रिलेशनशिप तक वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ने लगी थी। इस दौरान बॉलीवुड में भी हमें मेजोरिटी ऑफ मूवीज के कैरेक्टर्स वेस्टर्नाइज देखने लगे, लेकिन यहाँ एक असमंजस था। समाज वेस्टर्नाइज हो रहा था, लेकिन अब भी इंडियन मासेस के बीच कल्चर की पकड़ कम नहीं हुई थी। डायरेक्टर्स ने इसे बैलेंस करने के लिए
मूवी के वेस्टर्नाइज प्लॉट के बीच ऐसे सॉन्ग्स डेडिकेट करने शुरू किए जिसमें सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इंडियन ड्रेस में नजर आए। इन्हें किसी पूजा या वेडिंग सेरेमनी के अराउंड पोर्ट्रे किया जाने लगा। दोस्तों, जहां एक और ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी और फलस्वरूप बॉलीवुड में बदलाव आए, वहीं इंटरनेट और कनेक्टिविटी ने दर्शकों का ध्यान बॉलीवुड से बाहर ले जाना शुरू किया। ये कहा जा सकता है कि अर्ली 2000 से मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन पहले से कंपेयर्ड ज्यादा बॉलीवुड व्यूअर्स अब इंटरनेशनल सिनेमा से बॉलीवुड का कंपैरिजन करने लगे। एनाकोंडा जैसी मूवीज इंडिया में वाइडली अप्रिशिएट की जाने लगी। इन सब के साथ मासेस के बीच चर्चा शुरू हुई ऑस्कर्स की, जिसकी एक अलग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थी। जब बॉलीवुड मूवीज का हाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखा गया तो लोग अब केवल एंटरटेनमेंट से हटकर स्टोरी टेलिंग पे फोकस करने लगे। बात शुरू होने लगी बेटर स्क्रिप्ट की, एक्टिंग की, डायलॉग्स की। इसे हम वो दौर कह सकते हैं जब बॉलीवुड व्यूअर्स का एक सेगमेंट हीरो की जगह एक्टर ढूंढने लगा। दोस्तों, इस ट्रांजिशन में ये कहना कि एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स की मूवीज की अर्निंग कम हुई, ये गलत होगा। बॉलीवुड के व्यूअर्स एक डाइवर्स सेक्शन द्वारा कंप्राइज होते हैं, जिनमें हर एक की टेस्ट अलग है। एक रिक्शा पुलर से लेकर मर्सिडीज ओनर तक और कैजुअल लेबरर से लेकर आईआईटी ग्रेजुएट तक बॉलीवुड में हर सेगमेंट अपने लिए एक रिप्रेजेंटेशन ढूंढता चला आया है। लेकिन कहा जा सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी के स्प्रेड ने एक बड़े सेक्शन को हीरो कल्ट से हटाकर आर्टिस्टिक एलिमेंट्स की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई एक नए एरा की, जिसमें बॉलीवुड आज खुद को फंसा देख रहा है। बॉलीवुड को आज जिस नजर से देखा जाता है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं। समय के साथ बॉलीवुड ने अपने बदलते हुए चेहरों में कई ऐसे नकाब ओढ़े जिसे हिंदी सिनेमा व्यूअर्स के मन में संदेह का समंदर तैयार किया। दोस्तों, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड दोनों का सेंट्रल हब बॉम्बे था। इस कारण ये कहना मुमकिन नहीं है कि एक शहर में रहते हुए दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड रहे होंगे। कई बॉलीवुड मूवीज अंडरवर्ल्ड स्टोरीज से इंस्पायर्ड दिखी। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन्स खुद को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कंपनी में देखना पसंद करने लगे। आए दिन दोनों में मेल जोल की खबरें अखबारों में छपती रही और आम जनता के लिए ये आम बात बन चुकी थी। समाज का नजरिया दोनों की तरफ बदला 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से, जिसने मुंबई समेत पूरे देश को एक इंटेंस शॉक दिया। अब से पहले जो अंडरवर्ल्ड देश के अलग अलग सेक्शंस द्वारा एडमायर किया जाता था, 1993 बॉम्बिंग्स के बाद टेररिज्म से इक्वेट किया जाने लगा। अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के कारण बॉलीवुड के प्रति भी लोगों का नजरिया बदलने लगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज द्वारा शक का इशारा सबसे पहले दाऊद इब्राहिम की तरफ गया और इस बात की उम्मीदें की जाने लगी कि शायद बॉलीवुड भी इससे किसी माध्यम से जुड़ा है। संजय दत्त के अरेस्ट ने लोगों के शक को और मजबूत किया। कुछ ही सालों के अंदर गुलशन कुमार के मर्डर ने फिर से बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की बात को सुर्खियों में लाया, जिसने बॉलीवुड के अगेंस्ट ह्यूज बैकलैश जनरेट किया। इन एक्ट्स ने जहां एक और बॉलीवुड सिनेमा के प्रति लोगों का नजरिया बदला, वहीं हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार्स आम जनता द्वारा क्रिटिसाइज किए जाते दिखे। दोस्तों, कमर्शियल वर्ल्ड में एक टर्म यूज की जाती है, कल्चरल इंडस्ट्री। ये ऐसी इकोनॉमिक फील्ड का नाम है जिसके तहत कल्चरल गुड्स, एग्जाम्पल के तौर पे मूवीज, सॉन्ग्स, आइडल्स, इमेजेस एक्सेट्रा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस फील्ड में यदि एक बार किसी प्रोडक्ट की कल्चरल वैल्यू समझ आ जाए तो मैन्युफैक्चरर्स उसे स्लाइड चेंज के साथ रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। बॉलीवुड में इसी ट्रेंड को देखा गया, जहां किसी एक थीम पे बेस्ड मूवी को दर्शकों द्वारा पसंद किए जाने के बाद कई अन्य डायरेक्टर्स ने सिमिलर मूवीज प्रोड्यूस की। इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जहां एक और बॉलीवुड क्रिएटिविटी से दूर होती चली गई, वहीं दर्शक भी सिमिलर थीम की मूवीज से तंग आकर ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने लगे। इसके अलावा समय के साथ बॉलीवुड में कमर्शलाइजेशन फैलता चला गया। सुभाष घाई एक इंटरव्यू में इस कमर्शलाइजेशन पे कमेंट करते हुए बताते हैं कि इंडियन सिनेमा आज कैश ट्रैप इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रोड्यूसर्स का मैक्सिमम बजट स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टर्स की जगह स्टार्स और मार्केटिंग कंपनीज द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, जिस कारण मूवी की एक्चुअल क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। इस कमर्शलाइजेशन की मोह ने एक्टर्स को प्रोड्यूसर्स बना दिया, जो मूवीज में डायरेक्टर्स को डोमिनेट करने लगे। दोस्तों, ये तो बॉलीवुड में कई ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन इंडियन सिनेमा को अनेक टैलेंट दिए। इन सब में कपूर फैमिली का नाम सबसे बड़ा माना जाता है, जिसकी लेगेसी पृथ्वीराज कपूर द्वारा स्टैब्लिश की गई। इस फैमिली ने राज कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर जैसे अनेक एक्टर्स बॉलीवुड को दिए।
लेकिन पिछले 2 दशक में ये देखा गया कि जिस तरह हमारे देश के पॉलिटिशियन अपनी विरासत आने वाली जनरेशन को पास कर रहे हैं, उसी तरह बॉलीवुड की हर स्टैब्लिश पर्सनालिटी जिसमें एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स सारे शामिल हैं, वो अपने सपोर्ट से बच्चों को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के प्रयास कर रहे हैं। नेपोटिज्म के इस कल्चर में सबसे लीडिंग नेम आया करण जौहर का, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि वो बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को स्पेशल फेवर प्रोवाइड करते हैं। नेपोटिज्म के कारण जहां एक और बॉलीवुड में बाहर से आए टैलेंट्स की एंट्री कठिन होती चली गई, वहीं कई इंस्टेंसेस में ये देखा गया कि बॉलीवुड में अपने पैर जमा चुके टैलेंट्स को स्टार किड्स के सामने इंफीरियर प्रूव होना पड़ा। इस कल्चर के अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एक क्रूशियल इवेंट साबित हुई। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने लोगों के सामने एक स्ट्रगलिंग एक्टर द्वारा फेस किए जा रहे मेंटल स्ट्रेस को उजागर किया। इसके साथ ही लोगों के बीच नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इम्पैक्ट पर चर्चा होने लगी। दोस्तों, मीडिया ट्रायल्स को यदि इग्नोर करके भी इस मुद्दे को समझा जाए तो हो सकता है इमीडिएटली ये एक्शन बॉलीवुड के विरुद्ध एक गुस्सा नजर आता हो, लेकिन असलियत में ये बॉलीवुड में क्रिएटिविटी और इक्वल चांस इंश्योर करने की एक बहस थी। सुशांत सिंह राजपूत के बाद समीर शर्मा, आसिफ बसरा, विजय चित्रा जैसे दूसरे सुसाइड्स ने इन डिबेट्स को फर्दर फ्यूल प्रोवाइड किया। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने बॉलीवुड में स्प्रेड ड्रग यूज की न्यूज को भी लाइमलाइट में लाया, जिसे एनसीबी द्वारा लीड किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में कई बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम सामने आना बॉलीवुड के लिए आम दर्शकों के गुस्से का कारण बना। दोस्तों, इन सब के साथ बॉलीवुड आर्टिस्ट का पॉलिटिकल टर्मोइल में इंडल्ज होना लोगों के डिफरेंस का कारण बना। कंगना रनौत से लेकर स्वरा भास्कर और अनुपम खेर से लेकर अनुभव सिन्हा, सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने खुद को किसी न किसी एक आइडियोलॉजी से आइडेंटिफाई किया। ये तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के बीच के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, लेकिन मॉडर्न ट्रेंड में बॉलीवुड आर्टिस्ट ने खुद को अपनी पैट्रन पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग बेयरर साबित किया। इसका इम्पैक्ट हिंदी बेल्ट की सिनेमा में देखा जा सकता है, जहां एक्टर्स को एक पर्टिकुलर डोमेन असाइन कर दी गई और डायरेक्टर्स भी अपनी पसंदीदा ऑडियंस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सर्व करते हुए नजर आए। अंडरवर्ल्ड से लेकर नेपोटिज्म तक और कमर्शलाइजेशन से लेकर ड्रग अब्यूज तक, इन सारे इवेंट्स ने हिंदी सिनेमा के मास व्यूवर्स के बीच बॉलीवुड को लेकर कई डिस्कम्फर्ट जनरेट किए। वो इंडस्ट्री जिसे मासेस द्वारा पैट्रोनाइज किया जाता था, इन जैसे अनेक कारणों से लोगों के क्रिटिसिज्म का शिकार बनी। दोस्तों, बॉलीवुड आज एक क्राइसिस से गुजर रहा है। यूं तो कोरोना लेड लॉकडाउन ने थिएटर्स के दरवाजे एक लंबे समय तक बंद रखे, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड के मूवी मेकर्स को उम्मीद थी कि वो बॉक्स ऑफिस पे हिंदी सिनेमा का जादू बनाए रखेंगे। दिवाली स्लॉट पे रिलीज हुई सूर्यवंशी ने कुछ हद तक इन उम्मीदों को सच साबित किया, लेकिन इसके बाद हुई रिलीजेस बॉक्स ऑफिस पे वो इम्पैक्ट डालने पे नाकाम रही। कबीर खान द्वारा निर्मित 83 में रणवीर सिंह और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े स्टार्स होने के बाद भी इस मूवी ने एक्सपेक्टेशंस को अचीव नहीं किया। क्रिसमस वीकेंड पे रिलीज 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री पे बनी ये मूवी दर्शक इकट्ठा करने में नाकामयाब हुई, लेकिन इसी के अपोजिट टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन नो वे होम और अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने ऑडियंसेस के बीच अपनी जगह बनाई। स्पाइडरमैन नो वे होम ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करते हुए केवल डोमेस्टिक कलेक्शन के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग की। दोस्तों, इस शार्प कॉन्ट्रास्ट के पीछे बॉलीवुड से जुड़े एक्सपर्ट्स ने कई कारण बताते हुए नए ट्रेंड की ओर इशारा किया। एग्जिबिटर संजय घई ने बताया कि पुष्पा द्वारा जनरेटेड रिस्पॉन्स ने यह क्लियर किया कि हिंदी बेल्ट में साउथ डोमिनेंस अभी बना रहेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगता था कि पुष्पा का हिंदी वर्जन काम नहीं करेगा, लेकिन ये सारे प्रेडिक्शंस गलत साबित हुए। मनोज शाह इस बदलते हुए ट्रेंड को लेकर कहते हैं कि आज बॉलीवुड केवल मल्टीप्लेक्सेस के लिए मूवी बना रही है, जिसका मेजॉरिटी ऑफ बजट मूवी मेकिंग में इन्वेस्ट होने की जगह एक्टर्स द्वारा कैप्चर किया जाने लगा है। इसके अलावा एग्जिबिटर और एनालिस्ट राज बंसल का मानना है कि बॉलीवुड आज क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने में नाकामयाब साबित हो रही है और इसी डोमेन में साउथ इंडियन मूवी एज हासिल कर रही हैं। हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस जिनके बीच साउथ इंडियन स्टार्स कुछ समय पहले अजनबी थे, आज अपने कंटेंट के कारण घर घर में जाने जा रहे हैं, चाहे वो मूवी मास्टर हो या बाहुबली। इसके साथ ही लंबे समय से चले आ रहे साउथ मूवी रीमेक के कल्चर ने भी हिंदी ऑडियंस के बीच ओरिजिनल मूवी के क्रेज को बढ़ाया है। यूं तो साउथ इंडियन रीमेक बॉलीवुड की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन हाल के कुछ सालों में इसके ट्रेंड में आने से दर्शकों के बड़े समूह द्वारा बॉलीवुड की क्रिएटिविटी पे सवाल उठाए जाने लगे हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा एक्सपर्ट्स इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान ऑडियंस के टेस्ट में चेंज आया है।
जहां एक और किसी समय पे मूवी में हीरो की तलाश की जाती है, वहीं ऑडियंस आज कैरेक्टर को ढूंढती नजर आ रही है। इस शिफ्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अहम योगदान रहा है, जिन्होंने मासेस के आगे लार्ज वैरायटी सर्व की हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंसेस के सामने उन चेहरों को पेश किया है जिन्हें बॉलीवुड के बड़े स्क्रीन पे उस इम्पैक्ट के साथ दर्शाया नहीं गया। इसके अलावा कई बॉलीवुड एक्टर्स जिन्हें बड़े पर्दे पे दर्शकों से सराहना नहीं मिली थी, ओटीटी के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा ओटीटी ने व्यूअर्स के सामने वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट को भी पेश किया, जिसे अभी तक प्रॉपर्ली टैप नहीं किया गया था। इन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो दर्शक जो आज तक किसी भी सुपरस्टार लेड कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेता था, अचानक क्वालिटी की डिमांड करने लगा। दोस्तों, बॉलीवुड के लिए केवल इतना कहना कि वो अपना इम्पैक्ट खो रहा है शायद गलत होगा। जहां एक और ओरिजिनल कंटेंट की कमी और दूसरे कारणों से बॉलीवुड पिछले 2 दशकों से डाउनफॉल पे है, वहीं इसी दौरान कई बेहतरीन मूवीज भी बनाई गई हैं। जहां एक और माय नेम इज खान जैसी मूवीज ने इस्लामोफोबिया और रेसिज्म जैसे टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, वहीं पद्मावत ने इन्वेडर्स के अगेंस्ट इंडियन रेजिस्टेंस को शो किया है। इसके अलावा बॉलीवुड ने सोशल इश्यूज पे भी फोकस करने के प्रयास किए हैं। आर्टिकल 15 हो, उड़ता पंजाब हो या फिर पिंक जैसी मूवीज इसका ग्रेट एग्जाम्पल बनी है। इसके अलावा स्मॉल टाउन गैंग वॉर की स्टोरीज को नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हुए अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वसेपुर सीरीज के माध्यम से इंडियन सिनेमा के सामने एक अनटैप्ड पोटेंशियल को ओपन किया, जिसे आगे चलकर कई मूवीज और वेब सीरीज में एक्सप्लॉइट किया गया। दोस्तों, इन सब के साथ क्वीन जैसी मूवीज ने बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड और विमेन सेंट्रिक थीम्स सर्व किए, जिसे मोर और लेस कुछ समय पहले तक टच नहीं किया गया था। बॉलीवुड मूवी दंगल ने भी विमेन एम्पावरमेंट को सर्व करते हुए देश विदेश में तारीफें बटोरी। आज हिंदी सिनेमा इन सारी थीम्स के अलावा होमोसेक्सुअलिटी को लेकर सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा है, जिससे सोसाइटी के उस सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सके। इन सारे एग्जाम्पल्स को देख इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि शायद आज बॉलीवुड अपने लो टाइम से गुजर रहा है, लेकिन इससे बाहर निकालने का टैलेंट बॉलीवुड में मौजूद है। मूवीज स्टोरी टेलिंग का एक माध्यम है और इसमें क्रिएटिविटी का बने रहना सबसे अहम है। बॉलीवुड को जरूरत है कि टर्नओवर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आगे की रिटर्न्स की ओर अपने कदम बढ़ाए। इससे न केवल बॉलीवुड अपनी लॉस्ट ग्लोरी को रिगेन कर पाएगा, बल्कि व्यूअर्स के सामने भी कई सामाजिक सच्चाइयों को रखा जा सकेगा जो रोज की जिंदगी में छुपे रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस बॉलीवुड के लूजिंग श्राइन के ऊपर। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।